Those of you who don't know me, I'm Basila Javed from Sopor. सेंट जोसेफ से पढ़ाई हुई मेरी. उसके बाद मैंने सोपोर कॉलेज ज्वाइन किया, बट माई डैड वॉज ट्रांसफर्ड, सो आई टू गो टू चंडीगढ़. दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करूंगी. सो व्हेन आई फर्स्ट एक्चुअली अटेंडेड फर्स्ट, जैसे आप सब बैठे हो, मैं भी एक ऐसे ही सेमिनार में बैठी थी. दैट स्ट्राइक एक मोमेंट होता है कि नहीं, मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस चीज के बारे में. तो जब मुझे एग्जाम का पैटर्न पता चला, मैंने कहा ये तो दिस इज लाइक आई फील एट होम, दिस इज सो कंफर्टेबल फॉर मी, एंड यस आई वाज वेरी श्योर दैट आई कुड डू इट. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, देन आई हैड टू शिफ्ट फ्रॉम जो भी हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है यूपीएससी की प्रिपरेशन जो होती है. तो आई हैड टू कम्प्लीटली शिफ्ट माई पर्सपेक्टिव्स, एवरीथिंग, बिकॉज जो हम पढ़ते हैं ना कॉलेज में, स्कूल में, वो ऐसा है कि आपने नोट याद कर लिया. यूजुअली जो होता है, मैं नहीं करती, बट यूजुअली जो होता है, नोट याद करो, एग्जाम में वो छाप के आ जाओ, वैसे आपको मार्क्स मिलेंगे. आपको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई नहीं बोलेगा कि आंसर कैसे लिखना है. हैज एनीवन हैड सच क्लास की मैम बोलेगी नहीं, ये इसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन नोबडी हैज टॉट यू हाउ टू राइट आंसर. हैज एनीवन टॉट यू एवर? सो वो एक चीज जो है ना, वो क्यों जो होता है कि मेरे मार्क्स कटे क्यों, टीचर्स डोंट हैव आंसर्स. मैंने सेकेंड ईयर में इंग्लिश पेपर दिया तो मेरे 50 में से 35 दिए. मैंने कहा मैम क्यों? तो उसने बोला इतने ही मिलते हैं, ये मैक्सिमम है इतने. मैं कहा क्यों इतने ही मिलते हैं? सो दैट जो फ्रेम ऑफ माइंड से हटके क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी थी. जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि स्टैटिक को डायनामिक से कैसे रिलेट करें. तो जब आप पूरा गो थ्रू करते हो ना, सिलेबस ही इतना ज्यादा है कि आप फेमिलियराइज नहीं हो सकते इतनी आसानी जल्दी, बहुत टाइम लगता है. जैसे कि जब तक आप पूरा अब्सॉर्ब नहीं हो जाते ना कि मुझे ये करना है, तब तक आपको सिलेबस का बिल्कुल भी आइडिया, आपको ये भी नहीं पता है कि मेंस कैसे करना है. जब मेरे मेंस का ये आया था, जब मैंने प्रीलिम्स दिया, तब मुझे मेंस का स्ट्रैटेजी पता चला कि अच्छा इतने पेपर्स में ये अलग अलग, जैसे वो तो पता ही है कितने पेपर्स है कैसे है, बट जैसे कि स्केड्यूल क्या होता है, कैसे देना है पेपर, वो ये सब वो उसके बाद ही पता चलता है. बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर कॉलेज एंड ये स्कूल लाइफ. फिर उसके बाद जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो ना, हर एक चीज के बारे में ना मजे से पढ़ो, क्यूरियस होके, कि सपोज कोई चीज हो रही है, आर्टिकल 370 सबका फेवरेट है ना, तो वो क्यों है उसको रिलेट करो हर एक सब्जेक्ट से, पॉलिटी से, हिस्ट्री से, सब चीजों से रिलेट. और ऐसे नहीं पढ़ना कि अच्छा ये फैक्ट है, ये मुझे जबरदस्ती याद करना है. नहीं, एकदम फ्री होके पढ़ो कि अच्छा आप स्टोरी की तरह पढ़ रहे हो, फिर उसको किसी के साथ डिस्कस करो. कोई नहीं है अपने साथ, अच्छा ये तो ऐसे हुआ था, ऐसे पढ़ना. ऐसे नहीं कि मुझे फैक्ट बिल्कुल ही याद कर लेना. ये कहाँ पे यूज होता है? मेंस के ड्यूरिंग. जब आप मेंस का एग्जाम देते हो ना, तो उस वक्त आप, अगर आपने 5 मिनट पहले भी 100 फैक्ट्स पढ़े होते हैं ना, रिवाइज कर रहे होते हैं सब सेंटर के बाहर कि ये फैक्ट है, जब आप आंसर लिखते हो ना, जो आपके सबकॉन्शियस में छपी होती है ना इन्फॉर्मेशन, तब वो निकल के बाहर आती है. उस वक्त वो नहीं चलता कि अच्छा ये वाले इसमें से ये वाला डेटा उठा के डालूंगी, वो करूंगी. जो आपने मजे से पढ़ा है ना, याद जो रहा है आपको, वो आएगा, तब जाके आपको एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होगा. एक होता है कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, फाइन, सब करते हैं, सबके पास सोर्सेज है, ये है बुक लिस्ट, ये है न्यूज़पेपर, तो ये वो सब कर लेंगे. व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज योर मेंटल हेल्थ. 18 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो. अगर आप 1 घंटे मजे से पढ़ रहे हो ना, काफी है. अगर आप 2 घंटे मजे से पढ़ रहे हो, फाइन. बट अगर आप 18 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो ना, आप सो भी कम रहे हो, खा भी कम रहे हो, आप सोशलाइज भी कम कर रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ है ना, वो बहुत ही ज्यादा दिन ब दिन डिग्रेड होगी. और इस एग्जाम में बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा. कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जब आपको लगेगा एक हफ्ते तक कि यार मैं नहीं कर सकता, बट अगले ही दिन आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हो गया मेरा, मुझे तो सबसे ज्यादा आता है. तो इस एग्जाम में ना ऐसे पीक्स आते हैं, ट्राफ्स, क्रेस्ट, ये सब चलता रहता है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने रोज 1 घंटा अपने लिए देना है. चाहे आपको कुछ भी अच्छा लगता है, चाहे आपको टीवी देखना है, कोई सीरीज देखनी है, वॉक करना है, ये सब आपने जरूरी करना है. इसके बिना आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी. चाहे आपने कितना ही पढ़ लिया है ना, यू आर फुल ऑफ नॉलेज. क्योंकि आज अगर सपोज किसी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे ना, इंटरनेट खोलो सब आ जाएगा, लेकिन आपको कैसे आंसर करना वो सबको नहीं आएगा. जैसे सर ने बोला ना थोड़ी देर पहले कि मैं किसी से क्वेश्चन पूछूंगा, तो फिर सभी लोग ऐसे हो गए है ना,
सबको पता है, सब सर्व कर सकते हैं अभी नेट कि इसका आंसर क्या है, लेकिन वो बोलने का आता है ना, जब आप रोज वो अपने साथ बोलोगे फिर आपको ऐसे लगेगा कि ये तो मैं कर सकता हूं, फिर आपको ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियसली वो आंसर्स आएंगे। तो प्रिपरेशन ऐसे करनी है, ना कि ऐसे कि स्ट्रेस लो, बर्डन लो। मेरा जो कॉलेज था ना, वो टाइम मेरा कॉलेज में पर डे बहुत ज्यादा होता था। सुबह 7 बजे से क्लास शुरू, फिर 5 बजे तक लैब, तो ऐसा होता था। फिर उसके बाद घर जाके फिर न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर एक्सरसाइज करो, ये सब मैं करती थी। लेकिन मैं पढ़ाई को ना मजे से लेती थी। मेरी एक फ्रेंड थी जिसके साथ में चीजें, वो कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ लेती थी, मेरे साथ शेयर करती थी। तो इसको ये नहीं बनाओ कि यार, जैसे फैकल्टी बहुत अच्छी होती है, हर जगह होती है बहुत अच्छी फैकल्टी, लेकिन सभी लोग तो नहीं कर पाते ना। क्यों? उनके थोड़े थोड़े अपने टिप्स वगैरह, ये तो आपको कहीं से भी पता चलेगा। लेकिन जो मुझे लैक लग रहा है हर जगह, कोई मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें इतना पेशेंस चाहिए ना, बहुत ज्यादा। जैसे हमारे मेंस और इंटरव्यू के बीच कुछ 7-8 महीने का गैप था, आइडियली 3 महीने आना चाहिए था। फिर उससे क्या होता है, आपके जो लाइफ के प्लान्स है ना, वो स्टैक होते जाते हैं। सो यू नीड टू हैव दैट पेशेंस। और इंटरव्यू के ड्यूरिंग जो आपने बहुत आराम से पढ़ा है ना, वो फट से आपके कोई क्वेश्चन पूछा, आपके इसमें आ जाएगा जल्दी से। अगर आपने स्ट्रेसफुली ले लिया तो आपको डेफिनेशंस तक भूल जाएंगी जो वो पूछते हैं। और वो पूछते ही ये सब चीजें, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ताकि वो देखे कि आप स्ट्रेस हैंडल कर पा रहे हो, क्योंकि वो सब नॉलेज आपकी चेक हो चुकी है। अब वहां पे आपकी पर्सनैलिटी चेक होनी है। वहां पे जो देखते हैं कि स्ट्रेस हैंडल करना आ रहा है। अगर सपोज मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा एचसी और एससी के बीच का वो डिफरेंस पूछ लिया, अब मुझे बताया कि आर्टिकल नंबर बोलो, तो उस टाइम जो स्ट्रेस होता है ना, उस टाइम ये स्ट्रेस नहीं होता कि मुझे आता नहीं है, उस टाइम ये स्ट्रेस है व्हाट नेक्स्ट। उस मोमेंट का नहीं सोच रहा होता है बंदा, व्हाट नेक्स्ट, कि अगर मैंने कर लिया, अगर अभी कुछ गड़बड़, जो पीछे जो भी मेहनत की होती है ना, वो आपके सर पे ऐसे बहुत ही बर्डन सा होता है। सो दैट मोमेंट वो चेक, उनने मुझे जबरदस्ती बोला, नहीं बोला, मैंने कहा भाई मुझे नहीं आ रहा है यार, मैं क्या बोलूं आपको। इट्स लाइक नो, आई कैन नॉट रिकॉल, आई कैन एग्जैक्टली टेल यू कि डिफरेंस क्या है, बट मुझे नहीं आ रहा है। वो कह रहा है अगले के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, वो हो गया जो फेब में आने वाला है। इट्स लाइक देन प्लीज टेल मी। मैंने कहा आई कैन नॉट टेल यू, आई कांट रिकॉल। सीधा एकदम ऑनेस्ट, ये नहीं कि हाँ ये गैस मारो, वो करो, ये करो, ठीक है। तो ये चीजें कैसे डेवलप होगी? जब आप बिना स्ट्रेस के प्रिपेयर कर रहे हो। और उसमें जो मजा आता है ना, जैसे कि मुझे जब तक मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी ना, एक टाइम पे इतना चस्का लगा था न्यूज़पेपर का कि मैं बिना न्यूज़पेपर पढ़े सोती नहीं थी। अच्छा मैम ने कोई क्वेश्चन, मैं जबरदस्ती टीचर को, नहीं मेरा आंसर देख लो। अब आंसर राइटिंग की जो बात है ना, मैंने जब मास्टर्स किया था लिटरेचर में, तो एक सब्जेक्ट था, ऑप्शन था मेरा एकेडमिक राइटिंग। वो सब्जेक्ट इतना मस्त है, इतना अच्छा है कि वो आपको एग्जैक्टली बताता है पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है। अच्छा आप दुनिया में कोई भी लिटरेचर उठा के पढ़ो ना, एक स्ट्रैटेजी सब फॉलो करते हैं। वो ये है, जब आप पैराग्राफ्स देखते हो ना, हर एक पैराग्राफ के शुरू में या एंड में एक टॉपिक सेंटेंस होता है। आप ये आपकी स्ट्रैटेजी में बहुत हेल्प करेगा और बहुत इजी करेगा सब कुछ चीजें। इट्स लाइक ब्रेकिंग डाउन व्हाट इज रिटन एंड हाउ इट इज रिटन। तो हर एक पैराग्राफ के शुरू में एक टॉपिक सेंटेंस होता है, वो होता है मेन आर्गुमेंट कि इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। आगे जो भी दिया होता है ना, वो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, 1, 2 मैक्सिमम 3। यही आपको आंसर राइटिंग में फॉलो करना है। आपको कुछ सवाल पूछा है, इधर उधर नहीं घूमना है, सीधा मेन पॉइंट पे आओ कि ये है टॉपिक सेंटेंस, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है और इसके लिए सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स दो। आप जब ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना, हर एक चीज को देख, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना, उसका ऐसे ही लेना है कि इसने मुझसे ये पूछा है, ये है मुद्दा और इसका ये मैं आंसर दे रहा हूं, और मैं अगर आंसर दे रहा हूं या दे रही हूं तो उसका ये है वजह। ये नहीं जैसे सर ने अभी तहलील सर ने अपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए ना, उनके साथ सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। आप लोगों ने नोटिस किया, फैक्ट्स बताए ना, तो वो होते हैं सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। अगर सर ने बोला यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम है, क्यों कम है, उसके अगर सपोज मैं कोई ऐसे बंदी हूं जिसको नहीं पता है, तो अब मैं सर की बात क्यों मानूं? सर ने मुझे 2 सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स दिए, उसके साथ फैक्ट्स दिए ना। अब ये मसला है कि आपको फैक्ट्स नहीं होंगे हर वक्त याद, तो आपने ऐसा अपना आंसर फ्रेम करना है ना कि जो आप बोल रहे हो ऐसे ही नहीं बोल रहे हो हवा में। हर एक बात की वजह होती है और उसकी 2 वजह आपको देनी ही देनी है, चाहे आप पॉइंट्स में लिखो, चाहे आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो। जब आपके दिमाग में ये बात सेट हो गई है, अच्छा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एक टेम्पल्स को लेके बहुत ज्यादा चलता है, अच्छा साउथ इंडिया में वुमेन की एंट्री टेम्पल में, तो उसमें ये है कि अगर कोई आपसे सवाल पूछेगा
तो उसमें आपको पहले ये बताना है कि क्यों जाना चाहिए उनको, पहले खुद तो पता कर लो क्यों जाना चाहिए। फिर उसके लिए 2 सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, चाहे वो आप कहीं से भी ले लो, एथिक्स से ले लो, पॉलिटी से ले लो, कहीं से भी ले लो, ये होते हैं 2 सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। आप अगर पॉलिटी पढ़ोगे ना लक्ष्मीकांत, हर एक में यही होता है। जो पैराग्राफ शिफ्ट होता है ना वो इसी वजह से होता है कि एक टॉपिक सेंटेंस है, 2 सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स है, आगे नेक्स्ट बात है, वो बात वहीं पे खत्म है। नेक्स्ट आइडिया जो लेके आता है उसके साथ 2 सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स है। इससे आपका जो आप रीड कर रहे हो ना, चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो या कोई भी बुक पढ़ रहे हो, उसमें आपको ये आएगा, अच्छा इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखा है तो इसके 2 सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स ये है। नेक्स्ट आपने जो नोट्स बनाने हैं ना पॉलिटी के, मैंने पर्सनली पूरी बुक के 20 A4 शीट होता है ना साइज, जिसमें लाइंस नहीं है, उसमें अपनी जो शॉर्ट हैंड है ना उसमें नोट्स बनाने, एकदम छोटे छोटे नोट्स। ऐसा नहीं कि कोई आपने कभी MCQ सॉल्व कर लिया तो फिर आपको रेफर बैक करना है, फिर आप पूरी लक्ष्मीकांत में वो कैसे ढूंढोगे, तो आप अपने नोट्स को रेफर करना। और अपने नोट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है, डर नहीं लगता है, ये तो मैं हूं, ये तो मैंने लिखा है, तो मुझे आता है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, तो उससे वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नेक्स्ट जो आपने प्रीलिम्स के लिए बनाए हुए ना वो नोट्स, वो रिवीजन करने में आपको बहुत, जैसे कि मैं पर्सनली मैक्सिमम 2 दिन में पॉलिटी रिवाइज करती हूँ, 2 दिन में मॉडर्न, 1 दिन में एंशिएंट, 1 दिन में ये। तो अगर ऐसे आ जाए ना 10 दिन पहले, तो मैं 10 दिन पहले सारा अपना रिवाइज कर सकती हूँ। लेकिन ये करने के लिए आपको क्रिटिकली पढ़ना है पहले, ऐसे नहीं कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगी तो पूरी हाईलाइट कर दी। जब आप, अच्छा लक्ष्मीकांत में ऐसी बात है, आप जितनी भी बार लक्ष्मीकांत पढ़ते हो ना उसमें से कोई नई इंफॉर्मेशन निकल के आती है। आप 20 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, इतना मजा आता है ना वो बुक पढ़ने में, बार बार पढ़ो, उसमें मजा आ जाता है और आपको ना याद हो जाता है, छप जाता है। अच्छा ये जो आपके दिमाग में जैसे नोट्स अपने बनाए ना, तो उनकी पिक्चर एक आती है, जब आप आंसर लिख रहे होते हो या MCQ सॉल्व कर रहे हो, उनकी एक पिक्चर आती है, वो पिक्चर डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके डाउट्स बहुत ज्यादा। अच्छा फिर वो कैंसिलेशन, वो तो स्कीम ही हो गई, फ्लॉप हो गई है वो। तो इसके लिए आपको अपने जो नोट्स है ना वो सबसे ज्यादा यूजफुल है, एक बुक 1000 बार पढ़ो। अच्छा ऑनलाइन सोर्सेज की वजह से जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, अब जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत कम था, लेकिन अभी जो हुआ है ना, अच्छा एक मैगजीन पढ़ ली, इसमें से तो ये एक पॉइंट मिसिंग है, वो तो उस मैगजीन में नॉट एन इशू, आप स्किप कर सकते हो। जरूरी नहीं आप हर एक चीज, कॉस्ट बेनिफिट देखो। अगर आप 1 घंटा लगा रहे हो ना कोई एक इशू को पढ़ने के लिए, लेकिन उसका कॉस्ट बेनिफिट 0 है, जैसे आप फैक्ट्स ही याद करने लगे, इतने कार्बन एमिशन होने चाहिए, फिर कोल की रिडक्शन इतना होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए। आप ये देखो कि मैं अगर ये पढ़ रहा हूं, एक साल के डिफरेंस के बाद मुझे एग्जाम देना है, क्या उस टाइम पे मुझे एग्जैक्टली याद आएगा? मैं इस पे 2 घंटे स्पेंड कर रहा हूं। तो इस तरह कॉस्ट बेनिफिट देखो चीजों का। अगर आप किसी में स्ट्रांग हो, किसी पोर्शन में, सपोज अपने ऑप्शनल में, ऑप्शनल की बात अभी मैं करूंगी थोड़ी देर में, तो अगर आप उस पे वो स्ट्रांग, मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है, उस पे फोकस, अपनी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है ना उनको और पॉजिटिव बनाओ, उससे ना एक स्ट्रेंथ आती है, अब एक कॉन्फिडेंस आता है। जैसे इकोनॉमी मेरे सब्जेक्ट से बहुत ही हटके है, लेकिन उसमें एक बहुत फैंसी टर्म्स यूज होती है, ये है वो, फिर जब पता चलता है अच्छा ये है, इनको इसने ऐसे बोला हुआ है, जब आप अपने साथ बातें कर करके पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा पढ़ने में। फिर आती है बात ऑप्शनल की, अच्छा ये स्कोरिंग है, वो स्कोरिंग, फिर तो सभी कर लेने चाहिए थे। सोशियोलॉजी है, चलो ये स्कोरिंग है, सभी का हो जाना चाहिए था। अच्छा ये है इंजीनियर्स का फेवरेट एंथ्रो, है ना, तो सभी को सब एंथ्रो में ही कर लेने चाहिए थे। ऐसा नहीं होता, जो आप कंफर्टेबल हो ना। जैसे मैंने BSc पढ़ी हुई थी, फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश लिटरेचर चूज किया। क्यों किया? जब आप मैंने सभी सब्जेक्ट्स का ये सिलेबस देखा हुआ है मेंस का, जैसे कि ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जो भी मेरे सब्जेक्ट्स थे, जो मुझे टीचर्स हाईली रेकमेंड करते थे कि तुम ज़ूलॉजी आगे कर सकती हो, इसमें बॉटनी में भी कर सकती हो। मैंने एक दिन बैठ के सब सिलेबस देखा, मैंने कहा क्या मैं कंफर्टेबल हूँ? जैसे कि सिलेबस देखते हैं ना तो कोई टर्म आ जाती है ना, डर सा लग जाता है अंदर से, ओह ये तो पता ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं है। अच्छा फिर मैंने इंग्लिश देखा, इंग्लिश का, लिटरेचर का, मैं कहा दिस इज होम, आई फील लाइक होम, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। जब आपका ऑप्शनली आपका फ्रेंड है ना, फिर बाकी सब हो जाएगा हैंडल। GS आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग पता है कैसे हो सकता है? जब आप बिना टेंशन के पढ़ो। GS में मेरे जैसे मैं प्रीलिम्स करती हूँ ना,
उसमें मेरे जीएस के जो जनरल स्टडीज है ना वो सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा वही आते हैं मेरे। वही एनवायरनमेंट तो अब बहुत आ गया है, तो वो तो मेरा सब्जेक्ट ही है, डोमेन, तो उसमें मेरा हो जाता है। जीएस में बहुत ही ज्यादा। अच्छा, सीसैट से पर्सनली मुझे बहुत फोबिया था, यूपीएससी वाले से, तो उस वजह से आपको अपने फोबियाज को भी फेस करना है। जैसे मैथमेटिक्स मेरा बचपन से फोबिया था, बट नेवरदलेस आपको ये करना है, जो भी आपके फोबियाज है ना, आप बैठो। अच्छा, सीसैट की प्रिपरेशन लास्ट महीने में सब करते हैं मैक्सिमम सॉरी, जिसको मेरी तरह फोबिया ना, वो पहले दिन से शुरू करते हैं। जब आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा ना, मेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और सीसैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट इफ यू वांट टू मैनेज योर टाइम। अच्छा, आप कोशिश करो कि आपकी राइटिंग कैसे सुधरेगी। मैंने रफ नोटबुक ले ली थी, A4 शीट है ना, वो एकदम ब्लैंक वाला, ताकि आपको आगे यूज हो। जब आप लिखते हो ना मेंस के आंसर, तो वो ब्लैंक शीट पे होता है, तो उस पे वैसे लिखना है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई है। फिर ऐसे नहीं कि एक लाइन यहां से शुरू यहां पे खत्म, फिर वो स्ट्रेट ही आ जाएगी, सारी स्ट्रेट आ जाएगी। तो ये जो आप डेली लाइफ में करते हो ना, हैबिट्स इनकलकेट, वो आपको एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होता है। तो सब अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे चूज करना जिसको सोच के आपको डर ना लगे। अगर थोड़ा सा भी कोई, जैसे 50% आ रहा है सिलेबस, 50 नहीं आ रहा है, तो उस 50 पे वर्क करना है। ऐसा नहीं कि सभी कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यू हैव कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो ये एक दिन 18 घंटे पढ़ता है ना, फिर इसका कम 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 होके ना तीसरे हफ्ते या तीसरे महीने ही खत्म हो जाता है। तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना है कि मुझे ये रोज करना है, मैं ऐसे करूं कि मैं बोर ना हूं, मैं इरिटेट ना हूं। ठीक है, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए। बाकी स्ट्रेस फ्री रहना है, 1 घंटा अपने आप को देना है, जरूरी देना है। और ऑप्शनल ऐसे चूज करना है कि जब आप उसके बारे में सोचो, कि जब आप ऑप्शनल चूज करते हो ना, तब ये सोचो मैं बैठा हूं उधर, मैं उधर बैठी हूं और मैं लिख रही हूँ पेपर, क्या मुझे आएगा। अच्छा, मेरा ज़ूलॉजी बहुत स्ट्रांग था, लेकिन फिर जब मैंने देखा यार इसमें तो टर्म्स थोड़ी बहुत मिक्स हो रही है, जब मैं सोच रही हूँ ना तो टर्म्स मिक्स हो रही है, और वहां पे मेंस में इतना टाइम नहीं है कि आप ये रिकैलकुलेट करो कि भाई क्या है, कौन सी टर्म कैसी है। तो उस हिसाब से अपने ऑप्शनल चूज करो। दुनिया जो भी बोल रही है, चाहे ये सब सोशो में जा रहे हैं, एंथ्रो में जाए, मुझे अपना इंग्लिश लिटरेचर का वो सफर है ना, वो खुद ही शुरू करना था। ना ऑफलाइन टीचर अवेलेबल, ना ऑनलाइन टीचर अवेलेबल। मेरा बीएससी बीए में भी नहीं पढ़ा इंग्लिश लिटरेचर, उसके लिए एंट्रेंस प्रिपरेशन वो भी खुद ही करी। फिर उसके बाद जो मेंस का ये है लिटरेचर, वो भी खुद ही प्रिपेयर किया। क्यों? ये सब किसी को इम्पॉसिबल भी लग सकता है, किसी के लिए लिटरेचर इज लाइक मैं नहीं कर सकता, बट जब आपका वो हो ना कंफर्ट जोन, और आपको बहुत ही पैशनेट, आप बहुत पैशनेट हो सब्जेक्ट के लिए, तो वो हो जाएगा। तो इस हिसाब से नहीं सोचना कि ये स्कोरिंग है, ये नहीं है, वो सब वैसे चूज करना है। और मेंस के नोट्स अलग बनेंगे, जो रिविजन, जिसको देखो, अगर कोई टाइम स्पेंड कर रहा है ना नोट्स बनाने में, वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किस बात के लिए? कि जब आप बाद में रिवाइज कर रहे हो, वो बहुत इजीली हो जाएगा। वो आपका टाइम बहुत ज्यादा, अगर आपने पहले 5 घंटे लगाए ना नोट्स बनाने में, वो 5 मिनट में आपका रिविजन वाला बनता है मटेरियल, तो वो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट बेनिफिशियल है। तो उसको नोट्स तो पक्का बनाना अपने लिए। और मेंस के प्रिपरेशन सेम है, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, मेंस के लिए पढ़ रहे हो, रिविजन स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। प्रीलिम्स में किस चीज पे फोकस करना है और मेंस में किस चीज पे फोकस करना है। वहां पे इतने इजी जब सवाल पढ़ते हो ना, कुछ सवाल इतने इजी लगते हैं, कुछ ऐसे लगते हैं कि ये तो मैंने कभी नहीं देखा। जैसे आयरन डोम वाला, उसके बारे में एक चीज आपको पता थी, ये 2021 में एक क्वेश्चन आया था आयरन डोम के बारे में, फिर बंदा कितना लिखे। तो कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सबको याद आते हैं। तो यू हैव टू थिंक वेरी शार्पली कि आप अगर हार्डवर्क कर रहे हो, क्या वो पे बैक कर रहा है मुझे, उस हिसाब से अपना ये प्रिपेयर करना। आई थिंक दैट शुड बी इट। बड़ा ही क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया। ऑलराइट, थैंक यू।